और उनका तरीका कुछ और था। ये समाज भी धीरे धीरे विकसित हो रहा था। अभी तक भारत के मुख्य स्तर पे आप कह सकते हो दक्षिण भारत नहीं था, सारी चीजें उत्तर भारत में चल रही थी। नहीं तो ये दिख रहा है ना आपको मैप। तो ये 3 साम्राज्य, इसके पैरेलली मौर्योत्तर काल में साथ में जिक्र मिलता है अशोक के स्तंभों में, लेकिन उस समय ये लोग इतने समृद्ध नहीं थे कि इनका इतिहास जाना जाए। धीरे धीरे ये लोग काफी मजबूत होते गए। तो 3 साम्राज्य, पहले आपको ये चोला दिख ही रहा है, कहां पे है चोला? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उन दोनों क्षेत्रों में आपको चोल मिलता है। और ये नीचे जो है ये है पांड्या, हार्दिक पांड्या का भाई लग रहा है ना, ये पांड्या, ये भी किसमें? तमिलनाडु के आसपास में। और ये है चेरा, केरल के या भारत के पश्चिमी तट पर। ये 3 साम्राज्य उस समय फेमस हुए और इन तीनों साम्राज्य के युग को ही हम दक्षिण भारत की नजरों में कहते हैं संगम काल। संगम का मतलब आप लोगों को पता ही है, मिलन। जैसे गंगा और यमुना नदी कहाँ मिलती हैं? हाँ, ये संगम है कहाँ? हाँ, योगी जी आगे बुलडोजर चला देंगे, प्रयागराज है ना। बुलडोजर चलो, इलाहाबाद बोल रहे हो अभी भी है ना। हाँ, इलाहाबाद अब किसे क्या कहते हैं? प्रयागराज। तो संगम का मतलब मिलन। ऐसे ही इस समय एक भाषा फेमस हुई जिसका नाम था तमिल, तो जिसे हम लोग संगम काल कहते हैं। इसका मतलब था तमिल कवियों की बैठक। तो ये जो तमिल कवि थे, इन्होंने अपनी बैठकों में जो जो ग्रंथ लिखे वही है संगम काल। इनके ग्रंथों से हमें पता चला कि उस समय का समाज कैसा था, दक्षिण भारत के लोग कैसे थे, कैसे उनका जीवन चलता था। और एक चीज कॉमन थी, मौर्योत्तर काल के बाद भारत में मंदिर निर्माण की दुनिया चल चुकी थी। और मंदिर निर्माण की जो परंपरा चली, जिसमें मूर्ति एक अंदर होगी, साथ में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, उस मंदिर की भव्यता दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा थी। और दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर बनते थे, उत्तर भारत में इतने नहीं थे। तो जब आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे तो 3 प्रकार पढ़ोगे मंदिर निर्माण के। हाँ, एक है नागर और दूसरा द्रविड़, तीसरा बेसर। तो नागर प्रणाली उत्तर भारत में मिलती है और द्रविड़ प्रणाली दक्षिण भारत के मंदिरों को कहते हैं। और जब द्रविड़ और नागर को मिला दें वही क्या कहलाता है? बेसर। तो नागर प्लस द्रविड़, ये दोनों मंदिर अलग अलग क्षेत्र में विकसित हो रहे थे। लेकिन दक्षिण भारत में हमने देखा कि भैया ज्यादा विकसित थे और नागर प्रणाली के मंदिर ऐसे दिखते थे, इसके चारों तरफ सीढ़ियां आने को थी। यह है नागर। लेकिन दक्षिण के जैसे ही आप देखोगे, इनके मंदिर काफी ज्यादा भव्य, ऐसे प्रामीण। आप लोगों ने देखे होंगे दक्षिण भारत के मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं। मीनाक्षी देवी का मंदिर, और इनका जो क्षेत्र होता था बहुत बड़ा होता था मंदिर का। मंदिर के चारों तरफ शहर बसता था। जैसे हमने देखा था चोल में गंगईकोंड चोलपुरम, तो वहां पे बीच में मंदिर था, उसके चारों तरफ पूरा शहर बसाया। मतलब इनके यहाँ दक्षिण भारत में मंदिर ही आर्थिक प्रणाली का आधार था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई संगम काल में आर्थिक प्रणाली का आधार क्या था? मंदिर। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या थी? इन तमिल कवियों ने कोई मंदिर का जिक्र नहीं किया। इनका जो लेखन था वो था धर्मनिरपेक्ष।
मतलब इन्होंने ना किसी ईश्वर को ना किसी धर्म को बड़ा बताया ना छोटा। इनके जो भी ग्रंथ हैं वो धर्म से परे के हैं। बातें सारी लिखी हैं लेकिन ये नहीं बोला कि ये ऐसा धर्म ये ऐसा धर्म। इसलिए बोलते हैं संगम युग के जो कवि थे काफी समझदार थे। हमारे देश के संविधान में लिखा है ना कि हम लोग एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। मतलब हम सब लोग धर्म तो मान सकते हैं लेकिन हमारे देश का कोई धर्म नहीं है ऑफिशियली, है ना। राम मंदिर बन रहा है लेकिन ऑफिशियली नहीं है। मोदी जी अपने जेब से या बजट से नहीं दे सकते पैसे, अलाउ ही नहीं है। हमारा संविधान अलाउ नहीं करता किसी भी सरकार को कि आप लोग पैसे दो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए। एज अ चैरिटी कर सकते हैं, मोदी जी अपने पैसे अकाउंट से निकलवा के दे सकते हैं, ये वाली ईंट मेरी तरफ से लगेगी मंदिर में। आप लोग भी एज अ सिटीजन नागरिक होने के नाते दे सकते हो, लेकिन सरकार आपसे ये नहीं कह सकती कि हम टैक्स लगाएंगे आप पे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बोले क्यों लगाएगी भाई, हमें बनवाना ही नहीं है। नहीं, सरकार बनवा रही है तो हम क्या करें, फिर बनवा रही थी। ये सारी चीजें एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष होती हैं। तो संगम युग के समय के जो कवि थे वो धर्मनिरपेक्ष थे और इन्होंने जो किताबें लिखी वो भी क्या थी, धर्मनिरपेक्ष। इन किताबों में हमें वहाँ की आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, इसके बारे में जिक्र मिलता है। और उसी में हमें पता चला कि इनके यहाँ 3 साम्राज्य थे जिनमें आगे चल के चोला सबसे फेमस हुए। चोलों की नेवी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। हर कोई डरता था इनकी नेवी से कि भाई चोल वाले आ गए ना तो बहुत पिटाई लगाएंगे। ये सारी चीजें इनके साथ थी।